राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी 2025 की आपकी भर्ती के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक, जहां से आपके एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस आता है और फिक्स है वो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। और वो है आपके राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है। हर एग्जाम में हर शिफ्ट हर बार आया है, तो आज आप बड़े ध्यान से पढ़ना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। देखते हैं आज के बाद कैसे याद नहीं रहता। आज मैं आपको पढ़ाता हूं और उसके बाद देखना कि आपको याद रहता है या नहीं रहता। आपने मुझसे नहीं पढ़ा था ना, तो इसलिए आपको ये याद नहीं हो रहा था। तो हम राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग के बारे में पढ़े, तो सबसे पहले कुछ गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो बिल्कुल बेसिक है। वैसे तो इतना बेसिक आपके एग्जाम्स में आता नहीं, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी आ जाए। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म हुआ भाई 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी है, वो इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। इनके माताजी का नाम क्या था? इनके माताजी का नाम आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो पुतली बाई है, वो इनकी माताजी का नाम हो जाएगा। लेकिन आपने सुना होगा ना, गांधी जी के 4 बंदर। तो गांधी जी के 4 बेटे थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक तो है आपका रामदास, देखो याद करो, रामदास देवदास। क्या है? रामदास देवदास। 2 दास है, 2 लाल है, एक है हरिलाल और दूसरा है मनीलाल। ठीक है जी, हरिलाल और मनीलाल, ये 4 पुत्र हैं। रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। याद कैसे करोगे? राम और देव मतलब बड़े सिंपल रहते थे, भगवान राम की तरह बिल्कुल सिंपल रहते थे, देवों की तरह रहते थे। तो रामदास देवदास, ठीक है, दास बन के रहे हैं। उन्होंने भारत की सेवा है ना, दास बन के की है। चाहे किसी भी पार्टी को आप पसंद करते हो, लेकिन जो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में आपको कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे से अच्छा खा सकता था, अच्छे से अच्छा पहन सकता था, वो सिर्फ एक धोती पहन के रहा पूरे जीवन। तो इस बात से समझ जाओ कि उसने जीवन में कितना बलिदान दिया होगा देश की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो कभी गलत मत बोला करो। ठीक है, इन राजनेताओं के चक्कर में कभी गलत मत बोला करो। वो अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए थे जब अंग्रेजों का शासन था। आप हमारे सरपंच के सामने नहीं खड़े हो सकते। हम खड़े होते हैं क्या? नहीं होते। छोड़ो कोई बात नहीं। तो सरपंच के सामने खड़े होने की जिसकी हिम्मत नहीं होती ना, वो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गलत बोल देता है। तो मत बोला करो, ठीक है। तो याद हो गया, रामदास, देवदास, हरिलाल और मनीलाल, ये इनके 4 पुत्र थे। और 5वां पुत्र आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज हैं, उनको जाना जाता है इनके 5वें पुत्र के नाम से, जमनालाल बजाज, जिन्होंने गांधी जी की बहुत ज्यादा हेल्प की थी, बहुत ज्यादा सहायता की थी। अब उन क्वेश्चंस पे चलते हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चंस की शुरुआत होती है यहां से। मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आपको समझाते हुए चलूं, याद करवाते हुए चलूं, आपका समय वेस्ट ना हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी याद कर लेना भाई, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बिना पत्नी के बच्चे कहां से आएंगे भाई, पत्नी जरूरी है, तो कस्तूरबा गांधी जी हो जाएगा, ठीक है, जो हमेशा गांधी जी के साथ रही हैं। सबसे पहली चीज जो आपके एग्जाम्स में आती है कि गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से कब लौटे? तो कौन से देश पढ़ने के लिए गए हुए थे? तो ये गए हुए थे भाई दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। और 9 जनवरी 1915 को वहां से लौटे थे। तो ये डेट बार बार एग्जाम्स में आती है, 9 जनवरी 1915 को वहां से लौटे।
तो 9 जनवरी को गांधी जी लौट के आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि जितने भी लोग जो हमारे देश को छोड़ के जा चुके हैं दूसरे देशों में, ठीक है, वो सारे के सारे लौट के आएंगे। जो सक्षम लोग हैं वो हमारे देश में लौट के आएंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है भाई 9 जनवरी को। अब चलते हैं आंदोलनों के ऊपर जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, सत्याग्रह जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो गांधी जी जब 1915 में वहां से लौटे तो वहां से वो बहुत कुछ सीख के आए थे, ठीक है। वहां से उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, वहां से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से बहुत कुछ सीखा था। तो एग्जाम्स में यह भी पूछा जाता है कि गांधी जी के गुरु कौन थे। तो गांधी जी के जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। तो ये याद रख लेना, राजनीतिक गुरु कौन है जो एग्जाम्स में आएगा, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, वो इनके राजनीतिक गुरु हैं। इन्होंने लियो टोल्स्टॉय से बहुत कुछ सीखा, रस्किन से बहुत कुछ सीखा, ठीक है। तो रस्किन भी भाई इनके गुरु हैं, जिन्होंने इनको क्या सिखाया था, भूख हड़ताल करना सिखाया था। भूख हड़ताल करना है इन्होंने सीखा था। बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, लियो टोल्स्टॉय ने इनको बोला था कि आप बुक्स पढ़ो, ठीक है। उनसे इन्होंने सत्याग्रह और आंदोलन करना सीखा था। चलो अब बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1915 में ये लौट के आए, 9 जनवरी 1915 को लौट के आए और 1916 में इन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम की शुरुआत की कहां पर की, गुजरात राज्य में। तो गुजरात में इन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम बनाया और साबरमती आश्रम बनाने के लिए जो सहायता की गई रुपए से संबंधित, वो किसके द्वारा की गई, अंबालाल साराभाई के द्वारा है इनकी सहायता की गई थी, ठीक है। तो याद कर लेना 1916 में क्या किया, इन्होंने साबरमती आश्रम की शुरुआत की। उसके बाद जो ये सीख के आए थे, तो इनको ये बताया गया था कि आप अपने देश में जाते हो तो वहां पर है ना, आपके देश के युवाओं को देखना, वहां के लोगों को समझना कि वो क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या समझते हैं, इन चीजों के बारे में ऑब्जर्व करना, फिर जो आपने सीखा है फिर उसका पालन करना, ठीक है, उसका उपयोग करना। तो फिर इन्होंने क्या किया, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया, ठीक है भाई। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया और ये एक बहुत अच्छे वक्ता थे, तो इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। जब ये भाषण दे रहे थे तो वहां पर राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति भी आए हुए थे और ये इसलिए आए थे क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही थी। अंग्रेज है वो इनके साथ समस्याएं कर रहे थे, इनके गांव के जो लोग थे उनके साथ समस्याएं कर रहे थे। वो क्या समस्या थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो राजकुमार शुक्ल आए थे लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 में हुआ था। तो फिर उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, लोगों को प्रभावित करता है। तो राजकुमार शुक्ल जी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया कि आप हमारे वहां पर आइए, लोगों को समझाइए, हमारे साथ मिलकर हमारा जो आंदोलन है उसको लड़िए। वो समस्या क्या थी, वो थी नील की खेती, क्योंकि अंग्रेज दबाव डाल रहे थे लोगों के ऊपर कि आपको नील की खेती करनी होगी, जिसको क्या कहा जाता है, 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 3 कठिया पद्धति। इसका मतलब क्या था कि आपको 3/10वें हिस्से के ऊपर नील की खेती करनी होगी। अगर मान लो किसी के पास 10 किले हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, 3 किलो के ऊपर नील करनी होगी। तो ये 3 कठिया पद्धति थी जिससे लोग नहीं करना चाहते थे। अब ये क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जिस जमीन के ऊपर नील को बोया जाएगा वो जमीन है वो बंजर बन जाती थी, ठीक है। जैसे ही उस पे नील बोया जाता है, नील की खेती की जाती है, तो उसके बाद वो जो जमीन होती है वो बंजर बनना शुरू हो जाती है, और एक बार बंजर बन गई तो फिर आपको पता है कि उस पे दूसरी फसल आप नहीं कर सकते। तो इसलिए लोग नहीं करना चाहते थे नील की खेती।
तो उनके लिए गांधी जी गए सन 1917 में और उन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया। क्या किया भाई, चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह था, जो उन्होंने किनके लिए किया था कि नील की खेती से जो लोग प्रॉब्लम में थे उनके लिए किया था भाई, ठीक है। और किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। तो ये हो गया, यहां से उनकी शुरुआत हुई 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया, जो भारत में उनका पहला सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1918 में क्या किया, उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ये डेट पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, किसके कहने पे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करने आए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो याद करो 1918 में क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह। तो बिल्कुल सिंपल है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है सन 1918 में ही गांधी जी ने क्या किया, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ये कब किया, सन 1918 में ही उन्होंने किया अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पहली बार गांधी जी ने क्या किया, भूख हड़ताल की शुरुआत की। भूख हड़ताल, और भूख हड़ताल का मतलब होता है व्यक्ति अपना जीवन उसके ऊपर लगा देता है, और किसी भी व्यक्ति का जीवन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक बात सोचो, अंग्रेजों के जमाने में भी भूख हड़ताल का महत्व होता था, किसी व्यक्ति के जीवन का महत्व होता था। आज चाहे कोई भूख हड़ताल कर ले, चाहे कोई आंदोलन कर ले, सिर्फ उसको लठ मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलते, ठीक है। सरकारें हैं, हमारा देश गलत रास्ते के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो याद करो, अहमदाबाद मील मजदूर जो आंदोलन था सन 1918 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की शुरुआत की। तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की, सन 1918 में। कौन से आंदोलन में की, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में उन्होंने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, फिर हमारे देश में सबसे बड़ी घटना हुई, ठीक है। ये तो नॉर्मल सत्याग्रह हो रहे थे, ठीक है, कि भाई कुछ गांवों के लोगों को समस्या आ रही थी, कुछ मजदूरों को समस्याएं आ रही थी। फिर क्या हुआ, हमारे देश में 1919 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया, एक कानून लाया गया, जिसका नाम था रोलट एक्ट। जिसका नाम क्या था, रोलट एक्ट। अब ये रोलट एक्ट क्या था, इसका मतलब था किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ सकते हो, क्योंकि भाई सत्याग्रह वगैरह आंदोलन वगैरह होने लग गए थे ना, भूख हड़ताल वगैरह। तो इस रोलेट एक्ट का मतलब था किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ सकते हो और उसमें उसको जेल में डाल सकते हो। ना वो क्या कर सकता, दलील कर सकता, ना वो अपील कर सकता, ना वो वकील कर सकता। तो इसलिए इस कानून को बिना दलील, याद रख लेना, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का बिना अपील का कानून भी इसको कहा गया, ठीक है जी। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून कहा गया। तो इसको इसीलिए काला कानून कहा गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दो, ना वो वकील कर सकता, ना दलील कर सकता, ना अपील कर सकता। तो इसका मतलब अंग्रेजों का जिसका मन करेगा उसको उठाया और जेल में डाल दिया। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं थी। तो इसका विरोध करने के लिए लोग क्या हुए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कहां पर, जलियांवाला बाग में। रुक जा भाई, जलियांवाला बाग में है, वो लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1919 को। किसका विरोध करने के लिए, रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए, जो क्या था, जिसको काला कानून हमारे भारतीयों के द्वारा बोला गया था, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून था। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए। तो जनरल डायर के द्वारा वहां पर इकट्ठा लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया। और ये जलियांवाला बाग कहां पर है, ये जलियांवाला बाग है भाई अपना अमृतसर पंजाब में स्थित है।
कहां पर स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो जनरल डायर ने वहां पर जितने भी लोग थे उनको गोलियों से भून दिया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो हमारे देश में, पूरे देश में रोष फैल गया। जिस जिसको जो जो उपाधि मिली थी वो अपनी उपाधियों को लौटाने लग गए और इसलिए महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी गई थी केसर ए हिंद की उपाधि, तो इस उपाधि को उन्होंने लौटा दिया। ठीक है जी। और फिर इस कानून की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने क्या बनाया? एक हंटर आयोग बनाया। ठीक है। तो हंटर आयोग किस लिए आया था? रोलेट एक्ट की जांच करने के लिए। तो इतना अपने को याद रख लेना है, इतना आपसे पूछा जाता है। अब देश के लोगों के अंदर गुस्सा फैल गया, बहुत ज्यादा गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति। तो गांधी जी ने सोचा कि यह सही समय है आंदोलन की शुरुआत करने का। अगर हम इस समय आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या होंगे? हमारे साथ आ जाएंगे और हमारा देश क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। ये गांधी जी ने सोचा। ठीक है, गांधी जी ने इस बात को सोचा। तो उन्होंने क्या किया? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब कर दी? 1920 में। 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसी के बाद 1920 में क्या कर दी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसका मतलब क्या था? नाम से ही पता चल रहा है, असहयोग मतलब कि सहयोग न करना। जहां पर ए लग जाए ना, इसका मतलब है वो नेगेटिव में है। तो असहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग ना करना। तो गांधी जी ने बोला कि हम अंग्रेजों का बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ ना, तो हमारे देश में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी स्टूडेंट थे, जो भी थे, सारे लोग एक साथ इस आंदोलन में आ गए कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। अपनी उन्होंने नौकरियां छोड़ना शुरू कर दिया, अंग्रेजों की सहायता करना बंद कर दिया है। ठीक है। और गांधी जी ने सबको बोला कि अब हमारा देश आजाद हो जाएगा। तो सभी एक साथ आ गए थे, जितने भी चाहे भगत सिंह जी हैं, ठीक है, जितने भी थे ना, ये सारे एक साथ आ गए थे कि 1920 में क्या हो जाएगा? हमारा देश आजाद हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांधी जी को एक बात समझ में आ गई कि अंग्रेज यहां पर सेवा करवाने के लिए नहीं आए हैं, ये तो भारत को लूटने के लिए आए हैं। मैंने बोल तो दिया कि देश आजाद हो जाएगा, सभी लोगों के दिलों में ये बात बस गई है कि देश आजाद हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा लग नहीं रहा। तो उनको एक बहाना चाहिए था कि इस आंदोलन को बंद करने के लिए। ठीक है। तो फिर एक घटना होती है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है जिसमें चौरी चारा नामक स्थान पर, चौरी चारा बोल दो, चोरी चारा जो भी है, ठीक है, इस स्थान पर एक घटना होती है जिसमें क्या होता है? पुलिस कर्मियों को जेल के अंदर बंद करके और आग लगा दी जाती है पुलिस थाने को, और उसमें 22 पुलिस कर्मी है वो जलकर मर जाते हैं। तो गांधी जी एक बात बोलते हैं, मैंने बोला था कि हम आंदोलन को अहिंसा से करेंगे, हिंसा इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, और आप लोगों ने क्या कर दी? हिंसा कर दी। तो इसलिए इस आंदोलन को बंद करते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो कांड हुआ था जिसमें 22 पुलिसकर्मी मरे थे, याद करो, देखो 1922 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो अहिंसा हो गई थी, तो इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। जैसे ये आंदोलन बंद हुआ, बहुत सारे लोग गांधी जी के विपक्ष में चले गए, क्योंकि उनको तो यही लग रहा था कि देश आजाद हो जाएगा। ठीक है। और उनको लगा कि आंदोलन बंद क्यों किया गया? ठीक है, आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, पूरा देश एक साथ आ रहा था, लेकिन आंदोलन को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से फिर ये जो अलग हुए हैं ना सारे के सारे, भगत सिंह जी ने अपनी अलग डायरेक्शन चुन ली, चंद्रशेखर जी, ये सारे है ना वो अलग हो गए। तो ये चीज हुई 1920 के बाद। 1922 में जो आंदोलन बंद हुआ उसकी वजह से। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? 1924 में गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो याद कर लेना, कांग्रेस के सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है, और वो भी कौन सा है? बेलगांव। याद कर लो, गांव। ठीक है, गांधी जी गांव। ठीक है,
तो 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कहां पर हुआ था? कर्नाटक में। बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक में। तो सिर्फ एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। अब कांग्रेस का नाम आया है तो आप सभी को पता होगा कि दिसंबर 1885 को क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा है वो इसकी स्थापना की गई थी। और कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम था W.C. बनर्जी। और पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था? बंबई में, जहां पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये अपने को याद रख लेना है। अब क्या हुआ? गांधी जी करते रहे तो गांधी जी लोगों का ट्रस्ट है ना, वो गांधी जी से टूट गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि 1920 में आंदोलन में हमारा देश आजाद हो जाएगा, लेकिन देश आजाद नहीं हुआ, आंदोलन को भी बंद कर दिया गया। तो लोग हैं वो गांधी जी से गुस्सा हो गए थे, नाराज हो गए थे। तो फिर उस समय क्या आता है? प्लेग की बीमारी आती है और गांधी जी बहुत ज्यादा सेवा करते हैं। लोगों का ट्रस्ट थोड़ा बनना शुरू होता है फिर, क्योंकि प्लेग ऐसी बीमारी थी कि जिसने छुआ उसी को हो जाती है, और जिसको प्लेग होती थी वो मर जाता था। ठीक है, तो ये बीमारी हुई थी, तो गांधी जी ने बहुत ज्यादा लोगों की सेवा की। तो फिर उस समय एक बड़ी चीज बनी कि नमक के ऊपर अंग्रेजों ने नमक बनाना बंद कर दिया था, कि भारतीय, कोई भी भारतीय है ना, वो नमक नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया? 1930 में, देखो 20 के बाद सीधा 30, बीच में कोई आंदोलन नहीं है, क्योंकि लोग है ना वो गांधी जी से बहुत ज्यादा नाराज थे। बस एक अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। ठीक है, 1930 में क्या हुआ? उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की। ये दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई। ठीक है, कहां से हुई? साबरमती आश्रम से हुई। और 78 अनुयायियों के साथ, या आप बोल सकते हो कि 78 लोगों के साथ गांधी जी ने इसकी शुरुआत की, दांडी मार्च की। और ये किसके विरोध में था? नमक कानून के विरोध में था। ठीक है, तो 78 लोगों से शुरुआत की थी, और गांधी जी जब पहुंचे थे दांडी, तब तक 20,000 लोग उनके साथ हो चुके थे। कितने लोग हो चुके थे? 20,000 लोग उनके साथ जुड़ चुके थे। तो फिर वो 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और उन्होंने क्या किया? नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को कैसे तोड़ा? नमक बनाया। ठीक है, नमक बनाना बंद था ना, तो नमक बनाया गांधी जी ने। कि कैसे बोल सकते हो कि नहीं बनाना? हम बनाएंगे। तो गांधी जी ने क्या किया? 12 मार्च 1930 को जो दांडी मार्च शुरुआत हुआ था साबरमती आश्रम से, 6 अप्रैल को वहां पर पहुंचा और नमक कानून तोड़ा। फिर गांधी जी का दिमाग चला, क्योंकि भाई वकील थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, दिमाग बहुत तेज था, सब कुछ पढ़ के आए थे कि अभी हमारे साथ 20,000 लोग हैं, और अगर अभी हम आंदोलन की शुरुआत कर दें तो ये सारे लोग हमारे साथ होंगे और इनको देख के और भी लोग आ जाएंगे। तो इसीलिए 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नए आंदोलन की शुरुआत की, और जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय का मतलब होता है आराम से, सविनय का मतलब होता है आराम से, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का पालन ना करना, कि आपको बोला जाए ये करना है तो नहीं करना, ये करना है नहीं करना, ये नहीं करना वो करना है। तो जैसे कि बोला गया था ना कि नमक नहीं बनाना, तो नमक बनाया। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, और कब हुई है? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को क्या होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 20,000 लोगों के साथ में। ठीक है, फिर ये 1930 में क्या हुआ? 1930 में इंपॉर्टेंट है, 1930 में हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसके लिए इरविन ने गांधी जी को इनवाइट किया, लेकिन गांधी जी नहीं गए, क्योंकि गांधी जी है वो बहुत बड़े व्यक्ति बन चुके थे, बहुत पूरा देश है उनसे प्यार दोबारा करने लग गया था। ठीक है, तो जो अंग्रेजों की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने बुलाया गांधी जी को कि उनसे बात करते हैं, लेकिन गांधी जी नहीं गए। और उस समय हमारे भारत में शासन कौन कर रहा था? इरविन था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय कौन था? इरविन था उस समय। ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी को बोला, गांधी जी नहीं गए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, भीमराव अंबेडकर जी और उनके कुछ साथी गए थे। फिर
फिर वहां से आदेश आता है ब्रिटेन से कि हमें बाकी लोगों से नहीं मिलना, हमें तो मिलना है, गांधी जी से मिलना है। तो गांधी जी के लिए फिर क्या हुआ, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। और फिर गांधी जी ने क्या किया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और जो गोलमेज सम्मेलन है ना, इसी को राउंड टेबल मीटिंग कहा जाता है। ठीक है, ऐसे एक गोल होती है, जैसे रीजनिंग में हम पढ़ते हैं ना, और इधर अंदर की तरफ सभी का मुख होता है, तो राउंड टेबल पे बैठकर लोग हैं बातचीत करते हैं, तो इसको राउंड टेबल मीटिंग बोला जाता है, गोलमेज सम्मेलन बोला जाता है। लेकिन जो गांधी इरविन समझौता था ना, यही गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा कलंक बन गया, जिसकी वजह से लोग आज उनको कुछ ना कुछ बोल देते हैं। इसमें क्या गलती हो गई थी मैं आपको बताता हूं। जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उस समय जिस बात पे सहमति बनी थी वो थी कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन सभी को रिहा किया जाएगा। तो गांधी जी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी है वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो अटेंड करने के लिए चले गए ब्रिटेन, और यहां से इरविन ने क्या किया कि जो राजनीतिक कैदी थे उनको तो रिहा कर दिया, लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको रिहा नहीं किया। जैसे भगत सिंह जी थे ना, राजगुरु सुखदेव जी थे, उन सभी को रिहा नहीं किया क्योंकि वो क्रांतिकारी थे। और वहां पर जो सिग्नेचर किया गया था गांधी जी का वो ये था कि जितने भी राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो वो राजनीतिक नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे। इसकी वजह से गांधी जी को रिहा नहीं किया गया, और बाद में आप सभी को पता ही है कि उनको फांसी की सजा मिल गई थी, उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इसी वजह से बोलते हैं लोग कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जी को बचा सकते थे। लेकिन भाई अंग्रेजों ने, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, डिटेल से पढ़ा, ठीक है, क्योंकि जब मैं आपकी तरह मैं भी था ना तो मुझे भी यही लगता था, फिर मैंने डिटेल से पढ़ा तब समझ में आया कि कुछ छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं इंसान से। लेकिन अंग्रेजों ने पूरा मन बना लिया था भगत सिंह जी को फांसी देने का। ठीक है, तो ये बात समझो। उसके बाद क्या हुआ, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया। फिर क्या हुआ, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिसको पूना पैक्ट या पूना समझौते के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट या पूना समझौता आप उसको बोल सकते हो। और ये किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था भाई गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ था। और ये समझौता किससे था, SC ST के लिए था ये समझौता। ठीक है, तो गांधी और अंबेडकर जी के बीच में जो समझौता हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, उसको पूना पैक्ट या पूना समझौते के नाम से जानते हैं। और ये 1932 में हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। और इसी समय गांधी जी ने फिर हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, सेवक या सेवा जो भी आप बोलो। ठीक है, तो एग्जाम्स में आता है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी आंसर होगा, लेकिन वो नहीं होगा, गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है, गांधी जी के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद फिर गांधी जी ने बोला कि भाई अब बहुत हो चुका है, 1940 में ये बात बोली गई, अब हमें क्या करना होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह करना होगा, यानी कि हर व्यक्ति को अब आंदोलन में उतरना होगा। हर व्यक्ति आंदोलन में आएगा तभी हमारा देश आजाद हो सकता है, वरना देश को अंग्रेज आजाद करके नहीं जाएंगे। और गांधी जी ने फिर दिल्ली चलो का नारा है वो दिया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही बने उनका नाम क्या था, उनका नाम था भाई जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये एग्जाम्स में एक बार आया हुआ है तो याद कर लेना। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था, इसके पहले सत्याग्रह कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और दूसरे कौन थे, विनोबा भावे जी। ठीक है, तो चलो फिर 1942 में आप सभी को पता ही है, 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, सन 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, और भाई द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से क्या हो रहा था कि ब्रिटेन है वो बहुत कमजोर हो गया,
इंग्लैंड है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, और इसी वजह से हमारा देश है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, वरना और भी समय लगता आजाद होने में। अगर ब्रिटेन कमजोर नहीं होता ना द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से, तो हमारा देश को आजाद होने में और भी समय लगता, लेकिन कमजोर हो गया, उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं बची अपने देश को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो कौन हो जाएगा, माउंटबेटन। कौन हो जाएगा, माउंटबेटन हो जाएगा। भारतीय गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना, तो सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल दोनों कौन थे, सी राजा गोपालाचारी। फिर इस पद को हटा दिया गया। प्रथम आपसे पूछा जाता है प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू जी। और इन्होंने हमारे देश के लिए भाई फिर इनके पास जितनी संपत्ति थी उनमें मैक्सिमम दान भी कर दिया था देश के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू जी बने। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति की बात करें, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने। ठीक है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो हमारे देश के भाई क्या बने, पहले राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी यहीं पे करवा देता हूं भाई, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा देश गणतंत्र बना था, गणतंत्र। क्योंकि हमारा देश का क्या हुआ था, संविधान बनकर लागू हुआ, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फिर इसी के 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, और इस समय अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनको क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है जी, इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो ये अपने को याद रख लेना है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज वाली क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम्स में पक्का है वो क्वेश्चंस आने वाला है, तो याद कर लेना। ठीक है, और भाई मैंने जो आपको बोला था कि इंडिया जीके की क्लासेज है वो अब आपको ऐप पे मिल जाएंगी, वो पब्लिक हो चुकी हैं, तो आप जाके देख सकते हो। अपना ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। AK चौधरी सर ने बहुत अच्छे से वो क्लास करवाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जो पढ़ना है आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं इसी समय शाम को 5 बजे, और मैथ की सुबह 10 बजे क्लास आती है। जिसने अभी तक नहीं देखा देख लेना, आज भी क्लास आई है और डेली क्लास आने वाली है। ठीक है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे कर देना, ना करे तो मत करना। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।